स्वनिधिव सवितर्दुरितानि परासुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, मैं डॉक्टर रामनारायण शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। हमारा महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से उदयपुर से संबद्ध है। राजस्थान के सभी महाविद्यालय कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर से संचालित होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से हर महाविद्यालय का अलग अलग विश्वविद्यालय है। तो जैसा मैंने बताया, हमारा महाविद्यालय उदयपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं दिलाता है। आज मैं आपके सामने वर्णमाला को लेकर के एक पाठ पढ़ने के लिए तैयार हूं। आप इस पाठ को देखें। ये जो पाठ है वर्णमाला वाला, सभी संकायों के, सभी कक्षाओं के, सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। साथ ही सामान्य स्थिति में जो जन साधारण है उसके लिए भी उपयोगी है। इसलिए हम अपनी प्रकृति के अनुसार प्रतिवर्ष प्रत्येक कक्षा के प्रारंभ में इस वर्णमाला वाले पाठ को पूर्व ज्ञान अथवा पूर्व पीठिका के रूप में पढ़ते पढ़ाते रहे। तो आज मैं वापस आपके सामने इस वर्ष 2021-22 के इस सत्र में आपका स्वागत करता हूं और वर्णमाला का पाठ पढ़ने के लिए आपके साथ सन्नद्ध हूं। आप मेरे साथ भी तैयार हो जाएं। माला किसको कहते हैं? ये एक सामान्य सा प्रश्न है जिसे हम सब परिचित हैं। माला कुछ मोती विशेषों को, फूल विशेषों को किसी धागे विशेष में पिरोकर के एक साथ सन्नद्ध कर देना, संबद्ध करना, उसको माला कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम वर्णों को, अक्षरों को एक निश्चित क्रम में पिरो रहे हैं और पिरो करके उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए इसको वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में दो प्रमुख वस्तुएं हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तीसरी एक चीज और है जिसको अंतस्थ कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर उसे कहें तो उसे अर्ध व्यंजन और अर्ध स्वर भी कहते हैं। उनकी संख्या बहुत कम है। स्वरों को स्वर क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि वो अपने आप में स्वयं उच्चारित हो रहे हैं, किसी दूसरे की सहायता की उन्हें आवश्यकता नहीं है। अब वर्णमाला में स्वर अगर व्यंजन की सहायता से उच्चारित हो रहा है तो इसका मतलब स्वतंत्र नहीं है। तो स्वर इसलिए स्वतंत्र और स्वर है कि वो अपने आप उच्चारित हो रहा है। व्यंजन इसलिए व्यंजन कहलाता है कि वो स्वरों के सहारे, दूसरे के सहारे, दूसरों के पीछे चलता है, उसके कारण से उसका उच्चारण होता है। तो ये दोनों चीजें, स्वर और व्यंजन, स्वरों की संख्या कम है, व्यंजनों की संख्या उससे दुगनी तिगुनी तक है। हम आज जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी की वर्णमाला के साथ साथ कुछ संस्कृत की चीजें भी उसके साथ जोड़ करके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वर्णमाला में स्वर। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ आप देख रहे हैं ब्रैकेट में मैंने अंग अह को रखा है। इसका अर्थ यह है कि ये स्वर नहीं है संस्कृत की दृष्टि से। ये व्यंजन है, इनको नीचे वापस पढ़ेंगे। इसके बाद स्वरों के बाद अंतस्थ। अंतस्थ इनकी संख्या बहुत कम, केवल 4 है। या, वा, रा, ला। हिंदी की वर्णमाला में इनको या, रा, ला, वा पढ़ा जाता है और हम यहाँ या, वा, रा, ला पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, इनको अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ इनको इसलिए कहते हैं कि स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में है, बीच में है। उसके बाद बारी आती है व्यंजनों की। व्यंजन 5 वर्गों में बटे हुए हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। संस्कृत में इन वर्गों को संक्षिप्त रूप की दृष्टि से कु, चु, टू, तू, पू भी कहा जाता है। तो यहाँ जो आप चार्ट पर देख रहे हैं, कु कवर्ग बराबर क, ख, ग, घ, ङ। चू चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टू टवर्ग ट, ठ, ड,
ढ ण तु तवर्ग त थ द ध न पु पवर्ग प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, अक्षर हैं, इसलिए 25 वर्ण हैं और इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे नीचे व्यंजन है दूसरे ऊष्म वर्ण स श स ह। ये 4 हैं और चारों, पहला जो है इसको हिंदी में सामान्य तौर पर संकर वलका कह देते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको तालव्यशा कहते हैं। और तालव्यशा इसलिए कि ये तालु से बोला जाता है, इसके बोलते समय पर, उच्चारण करते समय पर जीभ तालु पर लगती है। तालु क्या वस्तु है? तो चा चा बोलते समय पर जीभ जहां लगी है उसी जगह पर जीभ को लगाने के बाद जो उच्चरित होगा वो श होगा। च श च श श। तो ये तालव्य श। दूसरा है मूर्धन्य श तवर्ग। ता जहां से बोला जाता है उसको मूर्धा कहते हैं, उसी जगह पर जीभ लगा करके जब उच्चरित होगा तो ये श होगा। ट श। तीसरा सा है, ये दंत्य सा है, दांतों पर जीभ लगती है और स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति तीनों की जगह इसी को बोल रहा है। चौथा वर्ण है ह। इसके बाद जिसको ऊपर छोड़ करके आए हम, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार ये नाक और मुंह से बोला जाता है, लेकिन ये व्यंजन है। अब चूंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चरित नहीं हो रहा है, का में भी आ मिला हुआ है, चा आदि इन सब में, ठीक उसी तरह से इस अनुनासिक अनुस्वार व्यंजन को जब उच्चरित करना था तो इसमें भी हमने प्रथम अक्षर स्वर आ का सहारा लिया, इसलिए अंग, ये इसका उच्चारण रहा। तो हिंदी में ये अंग स्वर इसलिए मान लिया गया कि आ के साथ बोल रहा था, सच में व्यंजन है। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक की चंद्रबिंदु, ये भी व्यंजन है। इसको भी उच्चारित करने के लिए किसी स्वर की सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए आ पहला ही व्यंजन जोड़ा गया। तो अनुस्वार का उच्चारण है अंग और इसका है दोनों में अंतर है। तीसरा व्यंजन है विसर्ग। ये विसर्ग भी व्यंजन है, क्योंकि ये भी उसी तरह से प्रथम वर्ण अ के साथ जुड़ा, इसलिए अह, विसर्ग का उच्चारण अह। तो ये स्वर और व्यंजन, स्वरों की संख्या केवल 13, अंतस्थ 4, व्यंजनों की संख्या 25 स्पर्श वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण, 3 ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, और उनको अंतस्थों को भी व्यंजन में ही जोड़ते हैं, इसलिए 4 वो। तो 4 4 8 और 3 11, 11 और 25 ये 36 व्यंजन होते हैं। इसीलिए लोक भाषा में प्रचलित है 36 प्रकार के व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, हमको हिंदी की वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन के रूप में क्ष, त्र, ज्ञ ये 3 पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आज अगर देखें अपन, संगणक हो अथवा टाइपराइटर हो, किसी पर भी जो संयुक्त व्यंजन है उसमें क्षत्र ज्ञ के साथ ज्ञ और श्र भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त और भी कई संयुक्त व्यंजन वहां पर हैं, तो अनेकों हैं, बहुत सारे व्यंजन दिखाई देते हैं। ये वर्णमाला का एक सामान्य स्वरूप। अब नीचे आप देख रहे हैं अथ प्रत्याहार सूत्राणि। ये प्रत्याहार सूत्र मूलतः संस्कृत की वर्णमाला की तरह ही है। जहां से व्याकरण प्रारंभ होता है उसके लिए प्रारंभिक सूत्र हैं। अयुण, ऋलृ, एओं, अयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, झबय, घड़दस, जबगड़दस, खप छठ थ चटतव, कपय, शसर, हट। अब एक बार इन दोनों को तुलना की दृष्टि से अपन देखते हैं। जहां वर्णमाला में स्वर, अंतस्थ, व्यंजन, ऊष्म वर्ण इस क्रम से ये लिखे हुए हैं, ठीक उसी क्रम से देखें प्रत्याहार सूत्रों में सबसे पहली पंक्ति में 4 सूत्र हैं, अयुण, ऋलेख, एओं, अयौच। इन चारों में केवल स्वर है। यहाँ पर दीर्घ स्वर को नहीं दिखाया है। अ, ई, उ, री, री ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। ए, ओ, ऐ, औ ये संयुक्त दीर्घ स्वर हैं।
ऊपर हिंदी की वर्णमाला में हमने संयुक्त दीर्घ स्वरों को साथ दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर सब मिलाए हैं, इसलिए वो 13 हो गए। इसके बाद दूसरी पंक्ति में पहला सूत्र है हयवरट, दूसरा है लण। इसमें हा को हटा दें, या वा रा ला, ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं जो ऊपर भी दूसरी पंक्ति में लिखे थे वर्णमाला के रूप में। उसके बाद व्यंजन प्रारंभ होते हैं, जिसको अपन सामान्य स्थिति में कह रहे हैं संयुक्त। ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 हैं। तो ये नीचे वाली जो पंक्ति है, दूसरी और तीसरी, इन दोनों पंक्तियों में 25 के 25 वर्ण हैं। और फिर चौथी अंतिम पंक्ति, इसमें ऊष्म वर्ण है, शा शा सा हा। इस तरह से इन दोनों को मिलाकर के पढ़ने का उद्देश्य क्या है मित्रों? वर्णमाला में अगर हम प्रत्याहार सूत्रों की दृष्टि से देखते हैं तो ये 14 सूत्र हैं, और इनको एक एक सूत्र को सही तरीके से समझने के लिए कि वर्णमाला हमारी समझ में आ जाए, ताकि भाषा पर हम सरलता से अपना अधिकार कर सकें और भाषा की प्रत्येक बारीकी को समझ सकें, इसलिए प्रत्येक सूत्र को 14 बार पढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह से वर्णमाला को देखें अपन, वर्णमाला में यदि एक अक्षर को उस क्रम से पढ़ेंगे तो अवर्ण को 18 प्रकार पढ़ा जाएगा। ठीक उसी क्रम से चलते चलेंगे, व्यंजन है उनको भी, तो यूं करके वर्णमाला को हमें कम से कम 3 दिन तक पढ़ना है, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, हमने अंतस्थ वर्ण के रूप में या वा रा ला को पढ़ा, हिंदी में या रा ला वा है। ये ऐसा क्यों है? जब हम संधियां प्रारंभ करेंगे तब समझ में आएगा कि मूलतः या वा रा ला ही होना चाहिए, या रा ला वा नहीं। लेकिन चल रही है प्रक्रिया, उसको चलने देते हैं, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया है। तो मित्रों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।